Hello everyone, I welcome you all to iExamB. It is 24th of July 2023 today, and now you have exactly 1 month of time for your examination what you are going to appear for, that is FCAT 2 2023. In this video we will be discussing that what you should do for your examination in this 1 month, and what are those key points that you are not supposed to miss out, and how you should attempt the questions. Everything I will be discussing in this video. सबसे पहली बात, आज का ये वीडियो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है, या फिर जो फ्रेशर्स जो पहली बार इस एग्जामिनेशन को देंगे यहाँ पे, ठीक है। उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा जो बिल्कुल हवा में फॉर्म भर के आ चुके हैं, उनको बस देना है इसलिए वो एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके लिए वीडियो नहीं रहेगा। जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं उनको क्या आगे करना चाहिए। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड प्लान उनके लिए बना होना चाहिए। उसकी अहमियत क्या है, उसकी खासियत क्या है, ये मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। सबसे पहली बात, एयरफोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो लोग यहाँ पे फ्रेशर्स रहेंगे, एफकेट के बारे में बेसिकली, एफकेट एंट्री मिलिट्री में ऑफिसर बनने के लिए, खासकर जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है वहाँ पे जाने के लिए एक ऑफिसर एंट्री है। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिसर एंट्रीज आपकी अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, जैसे एनडीए, टीईएस, सीडीएस, टीजीसी, एनसीसी या फिर एसीसी एंट्री होती है, जिसमें से आप लोग भली भांति परिचित होंगे इन चारों से ऑब्वियसली, ठीक है। एनडीए सीडीएस काफ़ी लोगों ने दिया होगा, क्योंकि एनडीए 10+2 लेवल का रहता है, सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल का रहता है ऑब्वियसली। ये एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो इनका लेवल एक अच्छे लेवल का होता है, रिटर्न इनका अच्छे लेवल का रहता है। यहीं पे अगर हम लोग सीडीएस की सॉरी एफकेट की बात करते हैं, तो एफकेट यहाँ पे आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सभी एग्जामिनेशन के बीच में जो एफकेट एंट्री है, सबसे सिंपल एग्जामिनेशन होता है आपके ऑफिसर बनने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफिसर बने, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका रहता है एफकेट का। बहुत सिंपल एग्जामिनेशन होता है। एसएसबी तो सभी की सेम रहती है ऑब्वियसली, ठीक है। एफकेट में जो आपके पेपर का सिलेबस रहता है वो भी सेम जो सभी में रहता है वही रहता है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बहुत ईजी सा आपके लिए देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पे एफकेट आपकी एंट्री कराता है ऑफिसर के तौर पे, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, और ये तो एनसीसी स्पेशल एंट्री है वैसे, ठीक है। यहाँ पे वेपन सिस्टम जो पिछले 1-2 साल से जोड़ी गई है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजी पहले एफकेट से अलग आता था, लेकिन अब यहाँ पे इसको एफकेट के अंदर ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ब्रांच है जहाँ पे आप लोग अपना एग्जामिनेशन देते हैं जिस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू होता है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछे जाते हैं। जनरली आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिला के आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और द मैक्सिमम मार्क्स गोज टू 300। 300 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। 100 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन कैसे रहेगा, आपको जो जनरल अवेयरनेस है ये आपके 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप मैथ्स बोल सकते हो, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ईच क्वेश्चन इज हैविंग 3 मार्क्स, देन द टोटल गो टू 300 मार्क्स, ओके। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, 1 नंबर की होती है। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपको ध्यान जरूर रखना है कि आप यहाँ पे नेगेटिव ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव करने से यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा मार्क्स माइनस होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मार्किंग स्कीम का क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपके सामने सिलेबस है आपका, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक बहुत वास्ट सिलेबस है। यहाँ पे देखने को मिलेगा टॉपिक्स। इन सभी इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। लास्ट के 1 महीने में, खासकर आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इनमें से मिस नहीं करने हैं, या फिर किन टॉपिक्स पे आपको 1 महीने में जोड़ देना है। ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, ये तो आपके ऊपर है, आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे। लेकिन टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने हैं इस 1 महीने में, वो आपको बताने का यहाँ पे ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज़ बोली, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। उसकी खासियत या उसकी अहमियत क्या है, आपके पास प्लान क्यों होना चाहिए, सबसे पहली बात आप इसको समझने का ट्राई करो। प्लान इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अभी मैंने आपको दिखाया बहुत बड़ा सा सिलेबस था चारों सब्जेक्ट के लिए, उसको कवर करना, अगर आप रैंडमली पढ़ना शुरू करोगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो एक टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर उस पूरे के पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने के लिए ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, उतने वास्ट सिलेबस को आप रैंडमली नहीं कर सकते हैं, हैफाजर्ड वे में नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना जैसे टाइम जो भी शेड्यूल बनाओगे, उस टाइम पे आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, तो आप
एक ऑर्डरली वे में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। उसके अलावा प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाओगे कि मैं कौन से टॉपिक में वीक हूँ, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हूँ, किस में मुझे कम टाइम देना चाहिए, किस में मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये सारा का सारा आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को ये रिड्यूस करेगा हमेशा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो टाइम मैनेजमेंट है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर से एक जो नो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है उसको कम कर देंगे और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको आज ही बैठ के आपका 1 महीने का प्लान बना के रखना है कि आप अगले 1 महीने में जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? चलो पहले बात कर लेते हैं यहाँ से मैथ्स की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में आ जाओ। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें जो टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ये सारे के सारे हैं। डेसिमल से आएगा, फ्रैक्शन से आएगा, टाइम एंड वर्क से आएगा ऑब्वियसली। 1 से 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाएंगे। एवरेज से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। SI CI से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी से कभी नहीं आता है, 0 to 1 आप कर सकते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। नंबर सिस्टम से कभी आता है कभी नहीं आता है, तो 0 to 1 आप कर सकते हो। मिक्सर एलिगेशन से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। एरिया एंड पेरीमीटर यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आने को हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन देख सकते हो अपने क्वेश्चंस का। तो जहाँ पे लगभग लगभग सारे ही जो टॉपिक्स हैं सेम सेम क्वेश्चंस आपके लिए रखते हैं, लगभग सभी से सेम सेम क्वेश्चंस ही आपके यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। तो ये टॉपिक्स कितने हैं आप देखोगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 13 है, उसमें से 11 हैं। ठीक है, टोटल 13 उसमें से 11 जो मैंने आपको मेन बताए, वैसे आप इनको काउंट कर सकते हो तो 13 बोल लो आप, चलो ठीक है। तो क्या 30 दिनों में आप ये 13 टॉपिक्स को नहीं कर सकते हो? आपके एफकेट एग्जामिनेशन में बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे, लेवल 1 या 2 के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। इवन SSC तक आपसे टफ क्वेश्चन पूछता है मैथ्स के, ये बहुत ईजी पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करते हो, उसका जो लेवल 1 या लेवल 2 है उतने लेवल के क्वेश्चन भी करते हो, तो आप मुश्किल से 13 से 14 दिन में सारा का सारा कवर कर सकते हो। एक दिन में आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा देना है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है और आप बिल्कुल आराम से सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग इसकी बहुत ही ईजी आती है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों रहेगी। नंबर सीरीज आएगा, एनालॉजी आएगी, ऑड वन आउट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, डॉट फिगर। सबसे इजी सवाल डॉट फिगर के रहेंगे आपके लिए। ब्लड रिलेशन ये भी इजी आता है। डायरेक्शन भी इजी आएगा। पिक्चर सीरीज आएगा आपका, पिक्चर कंप्लीशन आप इसको एक में भी देख सकते हो। मिसिंग नंबर आएगा आपका, मिसलेनियस तो हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, रीजनिंग में जो आपका डॉट फिगर है इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके कुछ इमेजेस दे देगा इस तरीके से। मान लो ये इमेज है, ठीक है, ये दे देगा, यहाँ पे डॉट फिगर बना के दे देगा, और ऐसे ही आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि ऑप्शन में कौन सा मैच होता है इससे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, केवल स्क्वायर के बीच में है, और वहाँ पे भी ऑप्शन में केवल वो आंसर ठीक होगा जिसके केवल स्क्वायर में डॉट फिगर होगा, डॉट पॉइंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आपको जानना है कि क्वेश्चन क्या आते हैं। ब्लड रिलेशन बेहद ईजी आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से नहीं मांगता। डायरेक्शन बहुत ईजी से आएंगे, कोई प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं मांगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है यहाँ पे एनालॉजी में, ऑड वन आउट में कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग में कर लेना। तो 30 दिनों में आप इसको भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम 1.5 से 2 घंटे आपको इस रीजनिंग के लिए भी देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश जो आएगी इसकी बहुत ईजी आती है, बहुत टफ इंग्लिश इसकी आती नहीं है। जहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर्स करने होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने होते हैं, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे आपको बताऊंगा ये आपको कहाँ से करना है लास्ट टाइम पे। ठीक है, जीए, जीए में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके। पहले यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं पूछता था, लेकिन पिछले 1 साल से करंट अफेयर्स पूछ रहा है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स यहाँ पे आएंगे पिछले 4 या 5 महीनों के। इन दोनों को मैं आपको आगे बताऊंगा आपको ये कहाँ से करने हैं। फिलहाल 30 दिनों में 13 टॉपिक्स ये और बाकी 4-5 टॉपिक्स ये वाले हैं, जहाँ पे आपको हर टॉपिक को डेली 1.5 से 2 घंटा देना है इसको, 1.5 से 2 घंटा देना है इसको, यानी कि 3 से 4 घंटे आपको इन दोनों टॉपिक्स को देने हैं, ताकि आप अगले 1 महीने में इनको मास्टर कर पाओ। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके बिल्कुल भी। आप ये सोचोगे कि सर डेली 2-2 3 घंटे देके क्या फ़ायदा, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग ईजिली कर लोगे इनको। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो। इनके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलो
ये रहेगा। ये आपका हिस्ट्री है। अब देखो हिस्ट्री में जो जीएस की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं जीए की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका हिस्ट्री है यहाँ पे, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आप मेनली पढ़ लेना क्या, गांधीयन एरा पढ़ लेना हमारे भारत में, जो मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा पढ़ लो, आप सिर्फ क्या पढ़ लेना, गांधीयन एरा पढ़ लेना, ठीक है। एक गांधीयन एरा पढ़ लेना, और दूसरा मेडिवल इंडिया के जो रूलर्स होते हैं ना, उनको पढ़ लेना बस। मेडिवल इंडिया के रूलर्स जिसमें सुल्तान और मुगल्स आएंगे, उन रूलर्स के बारे में पढ़ लेना, अकबर बाबर ये सब पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। और मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है, गांधीयन एरा, बस बाकी पूरा मॉडर्न नहीं पढ़ना है, लास्ट के 1 महीने में यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपको इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की रिवर्स को देख लेना है एक बार, पूरे माउंटेन्स को देखना है, प्लेट्यूज को देखना है, यानी कि जो पूरी टोपोग्राफी होती है उन सबको देख लेना है। इसके साथ साथ जो रिवर्स आप जितनी भी देखोगे उसके अगल बगल कोई मेजर सिटीज़ अगर बसी हुई हैं तो उनको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो माउंटेन रेंज आप देखोगे उसके आसपास कोई मेजर कंट्रीज़ हैं तो उनको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली ज्योग्राफी में आपको सिर्फ टोपोग्राफी पे आपको ध्यान देना है, जिसमें रिवर्स, लाइंस, सिटीज़, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी की सारी चीज़ें आती है, उसके अलावा आपको नहीं देखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की टर्म्स एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कोई भी ऐसा प्लेयर जो अभी हाल फिलहाल फिलहाल में चर्चाओं में था तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा आपके लिए। उसकी ट्रॉफीज़ को देख लेना कि ट्रॉफीज़ क्या क्या मिलती है, कहाँ कहाँ पे अवार्ड्स क्या क्या होते हैं, यही क्वेश्चंस बनेंगे जो कि बेसिकली इसका स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है। इसके अलावा एक बार आप नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेडक्वार्टर्स और इसके मेंबर्स को देख लेना, ठीक है। 1 महीना आप आराम से कर सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनैलिटीज़ जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, ऑबिचुअरी या फिर अपॉइंटमेंट्स कहीं पे हुई है पिछले 4-5 महीनों में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स देख लेने हैं, सारे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, केवल और केवल पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट और इलेक्शन कमीशन, ये 4 चीज़ें देख के चले जाना। अगर टाइम है, अगर आप दे सकते हो थोड़ा बहुत टाइम, तो आपको सारे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स को पढ़ लेना है एक एक लाइन में। नहीं टाइम है इतना तो आप कम से कम पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और स्टेट, इसको देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पॉलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट जिसमें आपके केमिकल फॉर्मूले आते हैं, या बेसिक मतलब केमिस्ट्री में जो होते हैं ना कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ें। बेसिक फिजिक्स की कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये चीज़ें तो ये पूछ लेगा आपसे। तो आपके पास अगर लूसेंट की किताब है, लूसेंट में जितना पीछे दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, दैट इज़ इनफ, उसके आगे कुछ नहीं आने वाला है। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही है। डिफेंस की न्यूज़ आपको पढ़ लेनी है कि डिफेंस में रैंक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कि जो आर्मी में जो ब्रिगेडियर है, एयरफोर्स में किसके इक्विवेलेंट होता है, नेवी में किसके इक्विवेलेंट होता है, और पहले एयर मार्शल कौन थे, लास्ट अभी कौन है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मिलिट्री एक्सरसाइज आपको ध्यान में देनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेने हैं, ठीक है। कमांड्स जितनी भी होती हैं वो सारी देख लेनी है। तो ये आपके वेपन्स जितने भी हैं वो देख लेंगे आप लोग। ये तो आपको पढ़ना है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जीए है, जहाँ पे आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं गांधी नेहरा, और यहाँ पे क्या क्या देखना है ये आपको मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स आप कैसे करेंगे सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इंग्लिश को आपको कैसे करना है, एक आपके पास बुक आती है, कौन सी आती है, एक बुक आती है ना आपके पास, एस चांद की बुक आती है इंग्लिश की, है ना। तो उसको देख लेंगे आप लोग, उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट लास्ट में दे रखे हैं ना, सारे एरर्स के, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स के, वोकैबलरी के, उनको डेली एक एक दो दो करते चले जाओ। वहीं से आपके ईडियम्स, फ्रेजेस फंसेंगे, डिक्टो जैसे वहाँ लिखे रहेंगे वैसे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वहीं से आएंगे, सारा का सारा आपका वहीं से आने वाला है, ठीक है। उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा इंग्लिश में, तो आप लोग उसको देख सकते हो। जीए के लिए मैंने आपको बता दिया। बस आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि अब इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ। वैसे तो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ ही रहोगे कहीं ना कहीं से, तो आपको वही कैरी ऑन करना है, नया शिफ्ट नहीं करना है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो iexambi.com, यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको बीपीडिया दिख जाएगा, ठीक है, बीपीडिया ये दिखेगा, जो कि करंट अफेयर्स है बेसिकली। ये आपको इंग्लिश और हिंदी जिस भाषा में आपको सूटेबल लगता है आप उस भाषा में पढ़ सकते हो। डेली, वीकली, मंथली, तीनों फॉर्मेट्स में हर दिन का, हर वीक का और हर मंथ का अवेलेबल है। आप लोग वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहता है, ठीक है। तो पिछले 4 से 5 महीने का देख लो इसको, ठीक है।
पिछले 4 से 5 महीने करंट अफेयर्स पढ़ लो, आपके लिए इनफ है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, उसके बाहर से नहीं बनने वाला है। करंट अफेयर्स आप लोग ऐसे करके देखोगे। तो ये आपके कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप लोगों को देखना है, जा करके लूसेंट से पढ़ लो, एस चांद से पढ़ लो, हमारे स्टाफ से पढ़ लो, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी जितनी हेल्प हमारे तरफ से होगी जीए के पार्ट में, वो आपके लिए करते रहेंगे हम यहाँ से 1 महीने में, ठीक है। ये सारा का सारा था। इसके आगे अब करते हैं मेन बात अटेम्प्ट्स की। इसको आपको आज से ही ध्यान में रखना है। क्यों आज से ध्यान में रखना है? क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप डेली पढ़ोगे, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। 1 महीने में आपको करना क्या है, कम से कम पहली बात 5 से 6 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे, ठीक है। 5 से 6 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। इसमें आपको उसके बाद करना है क्या, रिवीजन। रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो आपको करना है क्या, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मॉक टेस्ट दे देना है। कहीं से भी आप लोगों ने मॉक टेस्ट खरीदे हुए हैं तो आप लोगों को वो कर लेना है, वरना नहीं खरीदे हैं तो ज़रूरत भी नहीं खरीदने की, क्योंकि यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे आपको आई एग्जाम भी पे। साइट पे चले जाएंगे, एफकेट को चूज़ कर लेंगे, ऊपर से आपके पास मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। तो आपको डेली पढ़ाई करने के बाद मॉक टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको देखना है कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो रियल टाइम एग्जाम की तरह, कितना नहीं कर पा रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो, आप उसको एनालाइज करोगे वहाँ पे। अटेम्प्ट्स कैसे करने हो उसमें, मॉक टेस्ट में भी और एग्जाम में भी कैसे करने हैं आप देख लेना। पहली बात, ये कुछ कट ऑफ्स हैं जो प्रीवियस ईयर की हैं, 2021 से लेकर 2022 तक की। आप देखेंगे 2021 फर्स्ट 165, उसके बाद 157 तक ही रही आउट ऑफ 300, ठीक है। ये सारा 300 में से है। अब 300 में से 150 के आसपास कट ऑफ जा रही है, तो दैट इज 50% ऑफ एग्जामिनेशन, 50 to 52%, ठीक है। ये आपके टोटल मार्क्स का कितना है, 50 to 52% के आसपास है ना। तो आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, इस साल भी इतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये है, सेफ चलने के लिए आपको कम से कम 170 तो करना ही चाहिए स्कोर। नंबर कटने के बाद कम से कम 170 तो होना चाहिए अगर आपको रिटर्न क्लियर करना है तो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपको अटेम्प्ट्स करने हैं 200 के प्लस, 200 प्लस का आपको अटेम्प्ट करना है। उसके लिए करना क्या है, पहली बात आप मार्किंग स्कीम को समझेंगे। 3 नंबर का सवाल है और 1 नंबर माइनस हो जाता है। इसका मतलब अगर आप एक सवाल गलत कर देते हो तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे वहीं पे। कैसे कटेंगे 4 नंबर? मान लो आपने 60 क्वेश्चंस करे हैं, मान लो, तो आपके हिसाब से नंबर कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, ठीक है। 60 क्वेश्चंस करें तो 180 मार्क्स आपके आने चाहिए। लेकिन आपको घर आके मालूम चला कि आपके 10 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब जैसे ही आपके 10 क्वेश्चंस गलत होते हैं, 10 क्वेश्चंस गलत होंगे, पहली बात, ये 10 क्वेश्चन के जो असाइंड मार्क्स थे वो आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि इंटू 3 बराबर 30 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऊपर से एक नेगेटिव भी कटेगा, यानी कि 10 का, हर 10 का एक एक नेगेटिव होगा तो कितना हो जाएगा, 10, टोटल कितने, 40, यानी कि 40 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 नंबर कटेंगे, तो 10 पे कितने, 40 कटेंगे। डायरेक्ट आप कितने पे आ जाओगे यहाँ पे, 140 पे आ जाओगे। जो आप सोच रहे थे कि आपके 180 आएंगे, कहाँ आ जाएंगे, 140 पे आ जाएंगे। तो इतना 40 नंबर का नुकसान हो जाएगा, और 40 नंबर में कई लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सही सही सवाल यहाँ पे करने हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए आपके पास, 200 प्लस का एम लेके चलो, यानी कि 70 क्वेश्चंस आपको कम से कम सही तो करने ही करने हैं। 70 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, ताकि आपके 210 मार्क्स बन जाएं। और आपको छूट दी जाती है कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस को नेगेटिव करेंगे, अगर करना ही है तो, वरना तो एक भी नहीं करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मान लो आपने तुक्के मार दिए, नेगेटिव हो गया, तो 10 क्वेश्चन मतलब बोले तो 40 नंबर आपके सीधे चले गए यहाँ से। तो 210 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 170 आएगा। और 170 फिर भी आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होगे, ठीक है। अपना एम लेके चलना कि आपने 70 या 70 प्लस तो सही करने ही करने हैं, उससे कम आपको करने ही नहीं है। और 10 क्वेश्चन में आपको छूट दे रहा हूँ कि आप इतना माइनस कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है। एक ढील है आपके लिए बेसिकली, आपको करना कभी नहीं इतना माइनस, 10 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा माइनस आपको नहीं करना है। जहां आपने 10 से ज़्यादा माइनस करे तो आप आ जाओगे खतरे में, और आप उसके बाद कट ऑफ को भी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे माइनस करने की इजाज़त दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 70 क्वेश्चन कम से कम आपको अटैम्प्ट करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्क्स, ओके। तो ये सब कुछ था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया आपको लास्ट के 1 महीने में कौन कौन से टॉपिक्स जीए में पढ़ने हैं, क्योंकि जीए सबसे ज़्यादा वास्ट है। ध्यान रखना, जीए स्टैटिक पार्ट ही वहाँ पे ज़्यादा पूछेगा आपसे, किसी भी चीज़ का स्टैटिक पार्ट ही पूछेगा, ज़्यादा वहाँ पे नहीं ध्यान देगा वो कुछ भी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स एंड टर्म्स, सारी की सारी चीज़ें आपके पास पूछी जाएंगी।
बाकी आपको करना क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ से भी आप मैथ्स रीजनिंग कर रहे थे वहाँ से करते चलो, बस टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। 13-14 टॉपिक्स हैं जो आपको अगले 30 दिन में करने हैं, एक दिन में एक टॉपिक को खत्म करना है। डिस्क्रिप्शन में आपके गूगल फॉर्म दिखेगा, आपको गूगल फॉर्म को अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस हैं, उसको अपने अपनी राय दे देना उस पर। फिर आपके लिए जो जो हेल्प यहाँ से हो सकती है वो विल ट्राई टू प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी आई हैव ऑल्सो बीन अ डिफेंस एस्पायरेंट, जहाँ पे मैंने इस एग्जामिनेशन को दिया है अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 टाइम्स मैंने दिया है, चारों टाइम्स क्लियर हुआ था, ठीक है एग्जामिनेशन। वो बात अलग है कि सेकंड फेज दैट इज AFSB आई कुड नॉट क्लियर, बट ये मैं कर पाया था बेहद इजीली। मैंने पढ़ा भी नहीं था, मतलब लास्ट के आप लगा सकते हो 20 से 30 दिन में ही मैंने पढ़ाई करी थी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आप क्लियर कर सकते हो, अभी बहुत टाइम आपके पास है, लेकिन इसके बाद आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे वीडियोस अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था कि आपको क्या करना चाहिए। बार बार बना करके आपको इंगेज करके खींचना मेरा मकसद नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना यहाँ से इसमें मेरा मकसद रहा है, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ाई में लग जाओ, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। All of you will clear the examination and get into the second phase of examination, that is AFSB. Thank you all and be 50% faster.